जीआईसी लेक्चरर जीएस के एक पेपर के बारे में हमने आपसे बात की थी। एक मॉक टेस्ट आपको दिया था, सॉल्व कराया था, और ये टेस्ट हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। तो एक मॉक टेस्ट आपके सामने और हम रखने जा रहे हैं। 40 सवाल जो आपसे जीएस के पूछे जाएंगे, उन 40 सवालों में देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। लेवल लगभग ऐसे होगा, और आगे के जो 40 पेपर आपको ऐप पर मिलने वाले हैं, उन 40 पेपर्स में हर तरीके के सवाल हम रख देंगे। और जब आप उसको करके जाएंगे, अभी आप खुद देखेंगे इसमें कि कैसे हम व्याख्या करते हैं, ऐसी व्याख्या जब आपको मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे से आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कितने सवाल आप इसमें कर पाते हैं। पहला सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर है, और उत्तर प्रदेश में पोटास लवण पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर, चंदौली, झांसी, बांदा और सोनभद्र, और उपयुक्त सभी। तो मुख्य रूप से इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर में ये पाया जाता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से नहीं पूछा है। चंदौली, झांसी, बांदा, अगर इनको आप लेंगे तो चंदौली, झांसी, बांदा में भी इनका आपको इनकी मात्रा मिल जाएगी, सोनभद्र में भी आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल ही, पहला सवाल आपको देखने में बड़ा सरल लग रहा है, लेकिन इस सवाल को जब आप करने चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला टिक करें या डी। तो ये प्रैक्टिस से ही सही होगा, इसमें और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये इसका व्यापक वितरण है, ये मुख्यतः है, ये मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से पूछता तो ये टिक करना है, और बाकी आपको डी टिक करना है, जो सबसे सेफ होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य और जिलों की बात की गई है, तो एक इसमें देखिए बखीरा या संत कबीर नगर, ये बिल्कुल सही है। ओखला गौतम बुद्ध नगर सही है। सांडी हरदोई सही है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य जो लखीमपुर खीरी दिया हुआ है, तो ये आपका ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बखीरा तो आप याद रखिए, ओखला भी याद रखिए, सांडी याद रखिए, इन तीनों को तैयार कर लीजिए। और बाकी जो है ये देखिए ललितपुर जिले में महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र, कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है 25.7%। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको क्षेत्र भी याद रखना है कि क्षेत्र कितना है। तो क्षेत्र है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 21.6% इसमें वन आवरण है, और जो वृक्ष आवरण है ये 3.41% है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है, 25.17%। 21 में इसके पहले जब रिपोर्ट आई थी तो उससे आप तुलना करेंगे तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। वैसे देखेंगे भारत में तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये शीर्ष है। अगला जो सवाल है, ओजोन परत के क्षरण हेतु जिम्मेदार रसायन कौन सा है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये दोनों हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये भी है। इसके अलावा जो है वो हाइलोन्स, अगर आपको यहाँ दे दिया जाए हाइलोन्स तो ये भी हो जाएंगे। ये भी ओजोन रिक्तीकरण के लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी सवाल देखिए, ये सरल नहीं है, ये कठिन सवाल मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ गलत होने के चांसेस ठीक ठाक हैं। तो कई रसायन जिम्मेदार होते हैं इसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, और इसके अलावा हाइलोन्स ये भी जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे सवालों को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बड़ा सरल प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है, पीवाईक्यू में भी आपने देखा होगा। तो ये 4, इसमें कौन कौन सा है? इसमें आप देखेंगे तो एक पश्चिमी घाट श्रीलंका आता है, इंडो बर्मा क्षेत्र आता है, पूर्वी हिमालय, और सुंडा लैंड निकोबार द्वीप समूह में है। तो दो याद रखिएगा, एक यहाँ पर देखिए पूर्वी हिमालय है, ये ईस्ट हिमालय है, और ये वेस्टर्न घाट है। ये दो ऐसे याद हो गए। और फिर इंडो बर्मा क्षेत्र ये वाला एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे दूसरा निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा सुंडालैंड वाला क्षेत्र। तो इस तरीके से मैप को दिमाग में बिठा के तैयार रखिए। मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण के उदाहरण, तो कोबाल्ट 60, स्ट्रांसियम 90 और ट्रीसियम, उपयुक्त में से क्या सभी सही हैं? मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्यतः व्यर्थ पदार्थों के निष्कारण से और उत्खनन के द्वारा ये निकलते हैं। तो कोबाल्ट 60 है, और स्ट्रांसियम की अगर बात करें, स्ट्रांसियम 90 भी है, और ये ट्रीटियम भी है, ट्रीटियम भी इसमें हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो
कार्बन 14 भी इसमें होता है। अलग अलग इसकी आइसोटोप्स हैं, इनका उपयोग किया जाता है और कई रोगों के निदान में भी। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रकृति जनित प्रदूषण की तुलना में इनकी जो तीव्रता है वो कम होती है, और लेकिन ये सभी मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण के उदाहरण हैं। मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्यतः व्यर्थ पदार्थों के निस्तारण और उत्खनन से होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे इसमें हो जाएंगे। अगला जो सवाल है, मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? मत विलास प्रहसन। अच्छा, अब ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर एक लाइन में इसका जवाब दिया जाए तो ये महेंद्र वर्मन, लेकिन इस पर सवाल और भी पूछे जा सकते हैं। ये पल्लव शासक था। ये क्या था? ये पल्लव शासक था। एक सवाल ये है क्या? ये हास्य ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? ये हास्य ग्रंथ है। ठीक है। अब इसमें किया क्या गया है? इसमें किया गया है कि ये जो कापालिक थे और बौद्ध भिक्षु थे, उनकी हंसी उड़ाई थी, है ना। इसमें कापालिकों और बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाई गई थी, और ये प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थितियों पर व्यंग करता हुआ एक ये क्या है, मत विलास प्रहसन क्या है? नाटक है। अब एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है? नाटक है। ये भी सवाल बन सकता है कि किस विधा में लिखा गया है, तो एक नाटक है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, उल्लेख मिलता है? कौन सा अभिलेख है महासामंत शब्द का जहां पर उल्लेख मिलता है? अब इसको आप जब देखेंगे तो इसका सही आंसर वैन्यगुप्त का गुणधर, यहाँ पर बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, और है कुमारगुप्त का दामोदरपुर अभिलेख, और समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। तो ये बुद्धगुप्त का जो एरण अभिलेख है, तो बुद्धगुप्त के एरण अभिलेख में ये आपको मिलेगा, है ना, बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख। और वैसे इसके विवरण आप देखेंगे तो कई बार इसमें कंफ्यूजन भी होता है। वैन्यगुप्त का जो गुणधर अभिलेख है तो उसमें भी, ठीक है, ऐसा भी उत्तर मिलता है। तो बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, और सर्वप्रथम उल्लेख ये किससे संबंधित है, इसमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि वैन्यगुप्त का गुणधर अभिलेख। अब वैन्यगुप्त के बारे में अगर जानकारी हम देखें तो गुणेधर जो वास्तव में है, ये गुणेधर कोमिल्ला बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश वहां पर ये पाया जाने वाला एक ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र है ना, गुप्त संवत 188 या 507 ईस्वी उसके आसपास की, है ना। नालंदा में एक मोहर मिली है जिसमें महाराजा धीराज का उसमें विरूध अंकित है, तो ये भी आप देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका सही आंसर, वैसे ये प्रथम दृष्टिया तो ये लगता है, लेकिन ये नहीं होगा, ये ए वाला आंसर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वैन्यगुप्त के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत यही है, गुणेधर कोमिल्ला बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश, ये ताम्रपत्र है, उसी से इनके बारे में जानकारी मिलती है। किस दक्षिणी भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ग्राम प्रशासन किसका अच्छा था? कौन सा राज्य था जिसमें ग्राम प्रशासन बहुत उच्च था? तो ये था चोलों में। कौन था? चोल। ग्राम शासन की जो व्यवस्था थी वो बहुत उत्तम कोटि की यहाँ पर मानी जाती है। ग्राम तथा नगरों की सभाएं शासन की मूलभूत इकाइयां हुआ करती थी। उर सभा और महासभा जैसी संस्थाएं स्थानीय स्वशासन का संचालन करती थी। महासभा को पेरूर गिरी भी कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा, और ये ब्राह्मण ग्रामों में होती थी, ये अग्रहार ग्रामों में होती थी महासभाएं जो होती थी। महासभा का एक नाम आपसे पूछा जा सकता है, इनको क्या कहते हैं? पेरूर गुरी, है ना, इनको क्या कहते हैं? पेरूर गुरी। तो पेरूर गुरी जो है, तो ये महासभाएं होती थी, और ये अग्रहार यानी कि ब्राह्मण ग्रामों में होती थी। उर सभा और महासभा जैसी संस्थाएं स्थानीय स्वशासन का संचालन करने वाली थी। तो चोलों का ये जो ग्राम शासन व्यवस्था थी उनकी, वो काफी अच्छी मानी जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? बहुत ही सरल प्रश्न है, तो ये था ताराबाई के हाथ में। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी थी, ये राजा राम की जब मृत्यु हो गई तो इनकी वाइफ थी, और ताराबाई उनका नाम था। तो ताराबाई ने क्या किया, ये विधवा पत्नी, और उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय जो थे, है ना, इनके 4 वर्षीय पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी द्वितीय, ये 4 साल का था, 4 ईयर ओल्ड, तो 4 ईयर, इनको गद्दी पर बिठाया, है ना। 1707 में ये औरंगजेब की मृत्यु हुई है। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है वो 1707 में हुई है,
और मराठा संघर्ष का नेतृत्व तो उस समय किसके हाथ में था, तो ये ताराबाई के हाथ में था। ये वही टेस्ट सीरीज का डिटेल है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें 40 टेस्ट हैं। 11 फरवरी से ये स्टार्ट हो रही है, 20 अप्रैल तक ये चलेगी। पूरे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य अर्थव्यवस्था, यूपी स्पेशल, अंगणित, रीजनिंग, करंट अफेयर जैसा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप जीएस करके नहीं जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसा काम क्यों करके जाए कि आप थोड़ा बहुत कोताही बरतें और दिक्कत हो जाए। तो आपकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, इसके लिए ये जरूरी है। तो मैंने आपसे जैसे बताया कि उनकी विधवा पत्नी ताराबाई और ये राजा राम ने मराठों का नेतृत्व किया था 1689 से 1700 का। फिर इनकी 1700 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इनकी वाइफ बैठती है अपने 4 साल शिवाजी द्वितीय को गद्दी में बिठा के, और वही शासन देखती है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कांचीपुरम में है। कांची यहाँ पे दिया है ना, कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु, इसको कांचीपुरम याद रखिएगा, कांचीपुरम, ये तमिलनाडु में है। वहीं पर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर है, चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर इसको माना जाता है। ठीक है। चित्रगुप्त के बारे में अगर बात की जाए तो कायस्थों के देवता और यमराज के सहायक थे। एकमात्र महत्वपूर्ण मंदिर ये माना जाता है उनका, चित्रगुप्त के बारे में। उनका जो यमराज थे, उनका लेखे जोखे का काम चित्रगुप्त ही करते थे। मतलब किसको उठाना है, कब किसकी जीवन लीला समाप्त हो गई है, किसको उठा के फिर छोड़ देना है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग ना मरे 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 और उसके बाद में बच जाते हैं। तो ये सारा काम लेखा जोखा किसके पास, ये चित्रगुप्त। और ये लेखा जोखा रखने वाले कायस्थ, तो कायस्थों के देवता, कायस्थों ने कहा ये हमारे देवता हैं। तो ये चोल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण ये माना जाता है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर। और ये चित्रगुप्त की पूजा मुख्य देवता के रूप में यहाँ पर की जाती है कांचीपुरम में। एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में, ये माना जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है, ये किसने कहा था। राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था अरविंद घोष ने। किसने कहा था, अरविंद घोष ने। ये बात है 19 जुलाई 1905 की। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद में ये राजनीति में सक्रिय हुए, और राजनीति में सक्रिय होकर इन्होंने ये बात कही। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों का इन्होंने समर्थन किया था, और उसी समय कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र के जीवन का आधार है, अरविंद घोष ने कहा था। सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है। सीमा प्रबंधन, अब यहाँ पे देखिए रक्षा दिया हुआ है, गृह दिया हुआ है, पोत, परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। पर्यावरण, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर आपको लगता है सीमा प्रबंधन, तो प्रबंधन की बात है, सड़क भी हटा दीजिए। अब रक्षा गृह में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये जितनी सीमाएं वगैरह है वो किसका, ये गृह का मामला है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और ये सीमाओं की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। और गृह मंत्रालय के अन्य विभाग जैसे आंतरिक सुरक्षा है, राज्य है, गृह है, जम्मू कश्मीर कार्य, राजभाषा विभाग, ये सब आते हैं। संसद के सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करता है। अब देखिए संसद के सदस्यों की निर्भरताओं की बात हो रही है, ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश से लेंगे, या भारत के निर्वाचन आयोग से, या भारत के महान्यायवादी से। महान्यायवादी से क्यों लेंगे, मुख्य न्यायाधीश से क्यों लेंगे। अब कंफ्यूजन केवल यहाँ हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचन। अब यहाँ पे बात क्या है, डिसक्वालिफिकेशन, तो ये कौन करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 103, आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 के तहत यह प्रावधान है, सांसदों की अयोग्यता या निर्भरता संबंधी विवाद का निर्णय राष्ट्रपति करता है, और इलेक्शन कमिश्नर जो है उससे सलाह मांगता है, और राष्ट्रपति जो वो सलाह देते हैं उसके अनुसार लगभग माना जाता है, बाध्य नहीं है लेकिन वैसे उसी सलाह के अनुसार वो कार्य करते हैं। वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। इन्होंने कहा कि इसको वित्त आयोग और योजना आयोग का विलय कर देना चाहिए। तो ये जो प्रस्ताव था ये माथुर साहब ने दिया था। किसने दिया था, एमबी माथुर ने दिया था। ठीक है। उनका मानना था कि संसाधनों का बेहतर आवंटन और समन्वय से हो पाएगा, और आयोग जो है वो नीति आयोग में अब ये बदल चुका है, जबकि वित्त आयोग अभी एक संवैधानिक निकाय है, आप जानते हैं। कौन बताएगा कि किस आर्टिकल में, आर्टिकल इसका बताइए वित्त आयोग के लिए, और इस समय जो वित्त आयोग है कौन सा है और उसके अध्यक्ष आपको बताने हैं, ये कमेंट करके आप बताइएगा। केवल यही नहीं, इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए,
पार्टिसिपेशन करेंगे तभी आप बेहतर हो पाएंगे। ठीक है, बचते रहेंगे। देखिए एक चीज़ जान लो, अगर अपने को अच्छा बनाना है तो आप खुलकर खेलिए, पार्टिसिपेट करिए। अगर आप बंधे बंधे रहेंगे कि अरे पता नहीं गलत हो जाए अभी हम आंसर दें, पता नहीं गलत हो जाए अभी हम टाइप करें, तो फिर दिक्कत है, तो समस्या हो जाएगी आपको। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल जो भी आपको आता है, कॉन्फिडेंस इससे बिल्डअप होता है। अगला सवाल है, दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया और यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। दो स्टेटमेंट है। 52वां संविधान संशोधन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात ये हो रही है। पहला सही है और दूसरा दोनों सही है। 15 फरवरी को ये पारित किया गया था और एक मार्च को 1985 में ये प्रभावी हुआ था। और ये 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। 10वीं जो है ये अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, 10th शेड्यूल को इसमें जोड़ा गया था। और अनुच्छेद कौन कौन से रिलेटेड है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद याद रखिएगा, 101, 102, 190, 192 इसमें संशोधन हुआ था, ये रिलेटेड अनुच्छेद है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 फरवरी 1985 और 1 मार्च 1985 ये प्रभावी या लागू और ये पारित, और बाकी 102, 101, 102, 190, 192 ये संशोधन। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, कोई दिक्कत नहीं है, और इनमें से अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। आप बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? सोच विचार के आप सही से उत्तर दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए। तो अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? एशिया है। ठीक है, काफी अंतर है इसमें। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है और दूसरा है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। 7 महाद्वीपों के क्रम से नाम आप तैयार करिए, है ना, एरिया वाइज सीक्वेंस आप तैयार करिए, सीक्वेंस आप तैयार कर लीजिए। किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो एक पर्वत है, लेकिन कैसा पर्वत है ये पूछा जा रहा है। तो द्वीप तो नहीं है, रिवर नदी नहीं है, बट है ज्वालामुखी पर्वत है। और यह है कहाँ? तंजानिया। कहाँ पर? तंजानिया। तंजानिया के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भाग में ये अवस्थित है। ठीक है, अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है, 5,895 किलोमीटर मीटर इसकी ऊंचाई है। और किबो, मवेंजी और सिरा ये 3 ज्वालामुखी शंकु हैं इनमें। ये किबो, मवेंजी और सिरा, ये ध्यान रखना है, कभी पूछा जाए ये ज्वालामुखी शंकु कहाँ के हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग पर्वत है, मुक्त खड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ड्राइस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, और इट इज लोकेटेड इन सदर्न चिली, गलत है ये। और उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी चिली में नहीं है, ये नॉर्थ में है। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी वाला, यही गलत है ना, ये नॉर्थ में है। कहाँ पर है? ये नॉर्थ चिली में, ये दक्षिणी चिली में नहीं है, उत्तरी चिली में। नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और संसार का सबसे शुष्क है। और अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्रैंड कुली, कोलंबिया, तो ये तो सही है। हूवर, टेनेसी, हूवर बांध टेनेसी नदी पर नहीं, बताइए। ये कोलोराडो नदी पर है। किस पे है? कोलोराडो रिवर, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी काहोरा बासा, ये जाम्बेजी सही है, और नूरेक ये भी सही है। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हूवर बांध टेनेसी नदी पर, ये गलत दिया हुआ है यहाँ। एरिजोना और नेवादा की सीमा पर कोलोराडो नदी पर है। पहले इसको क्या कहते थे? बॉल्डर बांध के नाम से जानते थे, बॉल्डर बांध। तो आपसे पूछा जाएगा कि हूवर बांध, तो हूवर बांध ही बॉल्डर बांध है, और ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? कोर उद्योग में तो देखिए, सीमेंट तो कोर उद्योग हो गया, स्टील भी कोर उद्योग है, कोयला भी कोर उद्योग है। ठीक है, ये नहीं है। इसके अलावा कौन सा है? कच्चा तेल, आप इसमें नोट कर लीजिए, कच्चा तेल इसी में आ जाएगा। रिफाइनरी उत्पाद आ जाएगा, रिफाइनरी। इसके अलावा उर्वरक आप यहाँ पर याद रखिए, इस्पात,
स्टील जिसे कहते हैं, इस्पात, इस्पात याद रखिए, बिजली याद रखिए। तो 5 ये और 3 ये, इस तरीके से 8 जो है ये कोर उद्योग है, यहाँ पर सूची दी है। ये कोर उद्योग में शामिल नहीं है, सॉफ्टवेयर है ना, अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे का जो निर्माण करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलपमेंट करते हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो आता नहीं है। तो कोर उद्योग की परिभाषा यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोर उद्योग कहा जाता है। तो कभी आप भूलेंगे नहीं, इस तरीके से कोर इंडस्ट्री इन्हीं को कहा जाएगा। अगला जो सवाल है, सागौन तथा साल कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय कटीले या पर्वतीय? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। ठीक है, अब सागौन और साल कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, है ना। और ये ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, कटीले तो होंगे नहीं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, एक यहाँ पर ये डाउट हो रहा है ना, इसको देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, साल और सागौन, इनमें दो में कंफ्यूजन है कि सदाबहार होंगे कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी होंगे। अब बताइए, मुझे तो इसमें डाउट हो रहा है। तो टीक एंड सॉल के बारे में अगर बात की जाए, देखिए डाउट नहीं होना चाहिए, ये मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है ना। तो ये रहता है कि किसी भी तरीके से डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रॉपिकल हार्डवुड है और डिसीसियस ट्री है, ठीक है। तो एवरग्रीन डिसीसियस, मुझे तो ए पे मैं जाऊंगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। बात समझ में आ रही? उस उष्णकटिबंधीय शुष्क ट्रॉपिकल डिसीसियस हार्डवुड इसको माना जाएगा। तो ये हटा दीजिए, ये बी नहीं, ये मुझे डाउट हो रहा था ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन। सुधार सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया फिर मैं उसको सिद्ध करूं कि नहीं वही सही है, ठीक है। टैकियान से क्या तात्पर्य है? टैकियान, व्हाट इज टैकियान? टैकियान क्या है? तो टैकियान एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। बढ़िया प्रश्न है। और एक ये हाइपोथेटिकल आप कह सकते हैं पार्टिकल है, हाइपोथेटिकल अभी परिकल्पनात्मक कण है, और प्रकाश की गति से भी अधिक इसकी गति मानी जाती है। हाइपोथेटिकल ये कण है और अभी तक इसके अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वैसे ये ग्रीक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, ये होना चाहिए। तो लोहा होगा, कोबाल्ट होगा, निकेल होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, है ना। इसमें क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक होता है यानी कि इसमें अचुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ये चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, है ना। बहुत शक्तिशाली चुंबक होगा कुछ तो इसे थोड़ा सा आकर्षित कर पाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा, है ना। और निकेल लोहा है और ये कोबाल्ट है, ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, चुंबक द्वारा ये तीव्रता से आकर्षित होते हैं। ये पैरामैग्नेटिक है, अचुंबकीय है ना, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, फसलों में पड़िए छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? सबसे उपयुक्त उर्वरक, पड़िए छिड़काव का मतलब ऊपर से जिसे छिड़क दिया जाता है, डाला जाता है। तो आप इसमें देखेंगे सोडियम नाइट्रेट, डीएपी नहीं, ये पड़िए छिड़काव ये यूरिया सही हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड नहीं, है ना। यूरिया को कार्बाइड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कार्बामाइड, कार्बामाइड कहा जाता है, कार्बामाइड कहा जाता है, ठीक है, कार्बामाइड कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद है और इसमें इसको फोलियर यानी पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त तो सुरक्षित माना जाता है। पत्तियों द्वारा आसानी से ये अवशोषित हो जाता है। बाकी को अवशोषित करने के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके लिए मिट्टी चाहिए, है ना, लेकिन इसको पत्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? तो केवल न्यायालयी छानबीन, वैज्ञानिक परीक्षण, केवल प्राथमिक विवाद, केवल संकटापन, उपयुक्त सभी, इसका डी हो जाएगा। सब में तो होता है, कोई भी क्षेत्र है इसमें किया जा सकता है। 1985 में सर एलेक्स जेफरेज ने क्या किया था, इस टेक्निक का विकास किया था
और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में होता ही है, और पैटर्निटी डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है, उसको सुलझाने में, और संकटापन्न प्राणियों के रक्षण और आनुवंशिक विविधता के अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? तो औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग, जैव अन्वेषण में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वाणिज्यिक उद्योगों के प्रक्रम का आधुनिकीकरण, जैविक विकृतियों का अनुसंधान करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपयोग, और जीवमंडल की वृद्धि के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो ये हो जाएगा औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग, यही क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी, यही सही हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो बायोटेक की बात जो हो रही है ना, जैसे ईस्ट कोशिकाओं का उपयोग मदिरा उत्पादन में करना, है ना, जीवों से प्राप्त पदार्थों के तकनीकी उपयोग को समाहित करने की बात की जाती है। एक लाइन में आप ये समझिए, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जीवों से जो प्राप्त पदार्थ है उनका तकनीकी उपयोग किया जाए तो उसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है। और यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ये गुर्दे के द्वारा किया जाता है। गुर्दा कहाँ पे दिया है? किडनी, गुर्दे के द्वारा इसको किया जाता है। यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है, शरीर से बाहर निकलना इसका आवश्यक होता है, नहीं तो अंदर विषाक्तता फैलेगी। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया होती है, उसी से ये बाहर होता है। रक्त से यूरिया को छानकर पृथक किया जाता है और इसके बाद यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? तो योजना सामान्यतः अब आपसे नहीं, आउटडेटेड हो गया है, लेकिन पहले में कृषि और दूसरे में उद्योगों पर फोकस किया गया था, है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये 1956 से 61 के बीच में चली थी। दूसरी चीज आपको याद रखना है, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। भारी उद्योगों का विकास करना इसका उद्योग मेन उद्देश्य यही था, भारी उद्योगों का विकास करना। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित किया गया था इसमें। पीसी महालनोबिस याद रखना, 56 से 61 भारी उद्योग। अगला जो प्रश्न है, घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था है वो करों में कमी नहीं, मजदूरी में बढ़ोतरी ये भी नहीं, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी करती है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मनी जो सप्लाई है, मनी सप्लाई क्या होती है? वो बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है। मनी सप्लाई बढ़ जाती है और मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा अधिक हो जाती है और इससे इन्फ्लेशन आता है। जैसे पैसा बढ़ गया और वस्तुएं है ही नहीं है, तो लोगों के पास पैसा है तो पता चला 5 ही किलो आलू है, और पहले लोगों के पास 100 रुपया होता था तो 20 रुपये किलो खरीदते थे। अब लोगों के पास पैसा बढ़ गया, 300 रुपया 400 रुपये मार्केट में आ गया और आलू उतना ही है, तो लोग क्या करेंगे? कहेंगे कि लाओ मैं इसको महंगा खरीदूंगा, जिसको आलू खाना होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। वह अनुपात क्या होगा जिसमें दोनों राशियों का अंतर 40 और उसका मान 2/7 हो। दोनों राशियों का अंतर 40 तो पहले में भी है, दूसरे में भी नहीं, दूसरे में तो 40 है ही नहीं है, तो दूसरा तो ऐसे ही। वह अनुपात क्या होगा जिसमें अंतर, ये तो एक ही इसमें दिया ही है 1656, ये तो एक ही से निकल आएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो 1656 ऐसे आप चेक भी कर लेंगे तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 2/7 भी प्राप्त हो रहा है बाकी अंतर ही कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 3250 है। यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या 9495 मतलब 1495 एक्चुअली सॉरी, तो लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अनुपात है ये निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, 3250 में से आप 1495 घटा देंगे, ठीक है ना, घटा देंगे तो ये आ गया। अब इसको ये 27 नहीं, ये 1700 आएगा, ये 1700 आ जाएगा ना, एक यहाँ हो जाएगा। तो अब इसका यानी कि 1755 और 1495 इनका रेशियो निकालेंगे। तो इसको जब निकालेंगे 65 से इसको विभाजित करेंगे तो ये 27 और 23 का अनुपात आ जाएगा। तो 27-23 का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें ये पलट के भी दे देता है, ये ध्यान रखना है आपको। दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 3192 है। छोटी वाली संख्या कौन सी है?
छोटी वाली जो संख्या है। दो क्रमागत संख्याओं की जब बात की जाती है तो छोटी वाली संख्या जैसे यहाँ है, तो एक तो इसका तरीका होता है, छोटी संख्या एक ये मानिए कोई एक, तो 56 गुणे 57, उत्तरोत्तर का मतलब उसके बाद बोली, तो 7 6 42। देखिए 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसके चांसेस बढ़ गए। अब आगे आप बढ़ेंगे, ठीक है, अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यही वाले रख के निकल ही आएगा। 56 57 से आ रहा है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 56 हो जाएगी। पहले ही स्टेप पे चेक हो जाता है। अगला है कि दो घड़ियों को रविवार दोपहर 12 बजे सही समय पर मिलान किया गया और एक घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट आगे और दूसरी 3 मिनट पीछे हो जाती है। सही समय क्या होगा जब प्रथम घड़ी बुधवार को 3 PM पर होगी। तो सही समय क्या होगा, अब देखिए दूसरी सही समय क्या होगा जब प्रथम घड़ी, तो प्रथम घड़ी क्या है, 24 घंटे में 2 मिनट आगे हो जा रही है, ठीक है। तो और ये दो रविवार को मिलाया गया है, तो सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है, तो 6 मिनट 3 दिन में, तो सही समय क्या होगा 2:54। ये तो ऐसे ही निकल आया, 2:54 ऐसे ही निकल आया, इसमें कुछ करना ही नहीं। कभी घबराना नहीं चाहिए ऐसे सवालों से, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपने कितना कम पढ़ा हो, प्रैक्टिस करते हैं तो वो बेहतरीन तैयार होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। और जो सब्जेक्ट आपको आता भी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं तैयार होगा। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं, ऐसे में आप उत्तर बना लीजिए कि ऐसे ये 5 लड़कियां हैं। सीमा रीता और शशि के बीच में है, लता बाईं ओर, रीता के तुरंत बाद है, रीता बाईं ओर से दूसरी है, ठीक है। तो ये लता हो गई और ये रीता हो गई, ठीक है। रीता बाईं ओर से दूसरी, प्रिया कतार के एक छोर पर है, तो ये आपकी प्रिया हो गई। कतार के दूसरे छोर पर कौन है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, लता। ऐसे निकाल लीजिए, उत्तर ये है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है सब, तो ये लता ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण में किस देश को फोकस देश के रूप में नामित किया गया, तो फोकस देश इसमें कौन सा था, स्पेन था। 53वें संस्करण में फोकस कंट्री स्पेन था, गेस्ट ऑफ ऑनर कतर था, ये जो था वो गेस्ट ऑफ ऑनर था, गेस्ट ऑफ ऑनर था। और अभी इसमें निशुल्क प्रवेश दिया गया था, ये पेपर में निकला था ना, निशुल्क प्रवेश दिया गया था। भारतीय और वैश्विक साहित्य के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ये 53वां संस्करण अभी आयोजित किया गया। फोकस कंट्री इसमें स्पेन को नामित किया गया, तो फोकस कंट्री ये स्पेन ध्यान रखना, और गेस्ट ऑफ ऑनर कतर था इसमें। असम यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने धेमाजी जिले में किस विशिष्ट समुदाय के युवा महोत्सव को अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट वहां पर इन्होंने किया है, तो ये मिशिंग कम्युनिटी है ना, मिशिंग कम्युनिटी ताकाम मिसिंग पोरिंग के बाद द्वारा ये आयोजित किया गया था। ये इसको बोलते हैं TMPK, उसके द्वारा आयोजित किया गया था। और ये मिसिंग जनजातीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है, और इसमें समुदाय की परंपराओं और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है, और धेमाजी जिले में मुख्यतः ये लोग पाए जाते हैं। भारत की ऑरेंज इकोनॉमी में योगदान हेतु AVGC क्षेत्र के लिए बजट में कितने माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों के कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रावधान है, तो इसमें ये है 10, एक तो 15,000 है, तो 15 एक ही में दिया है, 15 और 500, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1500 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएगी। अब यहाँ पे AVGC का मतलब क्या है, तो A फॉर एविएशन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट V, G फॉर गेमिंग और C फॉर कॉमिक्स, इस क्षेत्र को बढ़ावा देना। रचनात्मक अर्थव्यवस्था, ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक अर्थव्यवस्था, ये सुमेलित करने में आपसे पूछा जा सकता है। और डिजिटल रचनात्मकता कौशल विकसित करना इसका उद्देश्य है। अब देखिए लोग रील बनाते हैं तो उसमें भी कौशल है ही है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर क्या है, तो ये जो अनुमानित की गई है वह है 7.4%, क्या हो जाएगी 7.4% रहने का ये अनुमान है, ठीक है। फिर अगर फिनेंशियल ईयर 27 की बात की जाए तो 6.8 से 7.2% का अनुमान इसमें लगाया गया है, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखा रहा है। एक तरफ वैश्विक स्तर पे आप देख रहे हैं मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे है, तो ये अच्छी बात है।
और एक प्रश्न ये भी है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जेंडर गैप 2025 जारी किया, तो WEF ही जारी करता है, ये सही है। और इस इंडेक्स में 156 देशों में भारत को 131वां स्थान मिला। कितना स्थान मिला? 131वां स्थान मिला। ठीक है, तो अब बताइए, 131वां स्थान मिला। ठीक है, दोनों सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सूचकांक में 25 का जो ये रहा है, तो इसमें 156 देशों में क्या स्थान मिला? 131वां स्थान इसको मिला है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से हमारा ये समाप्त होता है। और इसकी देखिए, आप, हो सकता है आपको लगता हो कि हाँ हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, जीएस जीएस होता है। जीएस ही तो जीएस नहीं होता है, जो हमको सामान्य लगता है वही विशेष होता है। और जो आप विशेष मान के पढ़ते हैं वो तो ठीक है, वो कई बार लगेगा अरे ये तो ना पढ़ते तब भी कर लेते। खैर ऐसा नहीं होता है, पढ़ के ही। लेकिन जीएस को आप ऐसे इग्नोर मत करिए। 1/3 आप पेपर आपका है, और इसके क्वेश्चन जो 40 आएंगे, इसमें भी आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, फाइट अच्छी रहेगी। तो आप चाहें तो हमारे साथ इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ऐसे सवालों को आप कहीं से भी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।